गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम आपको पार्ट 5 पूरा पढ़ा चुके थे और इसके अभ्यास भी करा चुके थे। इस पाठ का क्या नाम है? साप मुक्ति। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपरबोध तथा पाश्चात्य स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेते का चित्रण किया है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहा क्या तकलीफ़ है? ऐसा हुआ, एक पोता था, उसकी एक दादी थी। वो दादी अपने पोते को दिल्ली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्रभात के पास ले गई। लगभग उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कहने का मतलब है उनको अब सहारे की ज़रूरत होने लगी। तो उनका एकमात्र सहारा था उनका पोता। जैसे ही वो डॉक्टर के कमरे में अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी अम्मा स्वागत है, आओ आओ, आपको क्या तकलीफ़ है? तो दादी ने आवाज़ से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने क्या कहा? बेटा कोई तकलीफ़ नहीं है। और उनकी पुराने लोग हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो पुराने लोग सिर्फ उससे देख के ही बता देते हैं। उनको इतना तजुर्बा होता है कि सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के ही उसने बता दिया था कि डॉक्टर कितनी उम्र का है। तो तुरंत उसने कहा, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बुढ़ापे की मारी हूँ, अब नज़र कमज़ोर हो गई है। पर मैं तो आँख का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? उसने क्या कहा? पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर प्रभात ने उनको हंसते हुए यही कहा कि मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, और बुढ़ापे का कहाँ हूँ डॉक्टर? वह हंसते हुए मुस्कुराने लगे। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। दादी अम्मा बोली, बेटा कोई बात नहीं, और आप मेरे आँखों का इलाज कर दो, और बुढ़ापे के इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उसकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते। डॉक्टर प्रभात ने उनसे काफ़ी बातें भी की और हंसते गए, हंसी मजाक करते रहे, और बड़े बड़े काफ़ी यंत्रों से उनकी आँखों की चेकअप भी किया, जिससे उनकी आँखों का कोई उपाय मिल सके। और हंसी मजाक भी और बीच बीच में बातें भी करते रहे और हंसी मजाक भी करते रहे। मैं चुपचाप बैठा था, डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ। वो लड़का जो उसकी दादी के साथ गया था, वो पहले तो बड़ी शांति से बैठा रहा और डॉक्टर साहब प्रभात की तरफ देखता रहा। पहले तो उसको ऐसा लगा, इनकी हंसी मजाक से उसको भी अच्छा लगा। उसने कहा, ये हंसी ही कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। फिर उसे ध्यान से देखने पर उसको चेहरा भी कुछ ऐसा लगा जैसे कि वह उनको जानता हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इनको पहले कहाँ देखा। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? जब वो काफ़ी देर हो गया, तो जब उन्होंने दादी की पूरी जांच कर ली और वो लगातार लड़का उसको देखता रहा, तब उसको मन में तसल्ली नहीं हुई, तो फिर उसने उनसे पूछ ही लिया लास्ट में कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? तो डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? तो उसने क्या दिया, अरे हम भी इलाहाबाद की ही, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। दादी वो लड़के ने नहीं बोल पाया, दादी ने यही जवाब दिया, अरे हम इलाहाबाद के ही हैं।
अच्छा, बड़ी खुशी हुई डॉक्टर प्रभात सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर पूछा कि आप डॉक्टर प्रभात ने यह पूछा, सचमुच आप कहाँ रहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? तो और तुम मंटू? अचानक मेरे मुँह से निकल गया, आप हमारे बचपन के मित्र मंटू हैं ना? दादी जी ने कहने का दादी जी ने जैसे ही डॉक्टर साहब को इलाहाबाद वाले घर का पता बताया तो डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रशंसा से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? उसका बचपन का दोस्त बब्बू था, तुम बब्बू तो नहीं हो? तो उसने कहा, तुम मंटू? अचानक मेरे मुँह से निकल गया, उसके मुँह से निकल गया, तुम मंटी हो क्या? आप हमारे बचपन के मित्र मंटू हो ना? उसने कहा, तुम आप हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। हाँ ना, वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। जब कोई दोस्त अचानक मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। वैसे ही वो लोग मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, जब शायद तुम दूसरी तीसरी कक्षा में थे तब तुम अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। और उसने कहा, मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अब हम कभी ज़िंदगी में कभी दोबारा मिल सकेंगे। सचमुच आज मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। उन्होंने डॉक्टर ने उनके चेहरा को देखा और उसकी मुस्कुराहट गुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति को काला सा हो गया। चेहरा किसी दुख की वजह से उनका चेहरा क्या हो गया? उतर गया। दादी की अत्यंत कमजोरी आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। दादी की आंखें बहुत कमज़ोर थीं, जिसके कारण डॉक्टर के चेहरे का यह भाव उनको समझ में नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगे, अच्छा तो तुम दोनों बचपन के साथ साथ खेले हो? दादी ने पूछने लगा कि तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए। दादी ने कहा, तुम तो फिर हमारे अपने ही हुए हो। डॉक्टर बेटा, हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई मरीज इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने फिर दादी ने उनसे कहा कि हमारे एक पड़ोसी थे इलाहाबाद में, वकील साहब, उनका भी एक लड़का था, उसका भी नाम शायद ऐसे ही कुछ था, पर बहुत बदमाश था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया और बड़ी सहायता से सुनने लगे। कहने लगा, दादी माँ, लीजिए आपका ये पर्चा जो अब मैंने लिख दिया है, और आप ये सब बातें हम फिर कभी करेंगे। बाहर और भी कई मरीज जो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको दवाई दे दी और कहा कि ये लीजिए दवाई, वो बाज़ार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार डालना, जिससे अगले सप्ताह आज ही के दिन आना। आपको 8 दिन बाद आना है और आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा, जो मैं आपको आंखों का ऑपरेशन करूँगा। और इस बात पे घबराना मत, भगवान ने चाहा तो आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यही उसी वकील का बेटा मंटू था ना? दादी ने बाहर आके पूछा ना कि भाई उसी वकील का लड़का था ना मंटू का? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुष्ट
के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊँगी। अब दादी ने कहा कि मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें, मतलब उसने कुछ बचपन में शैतानी करता था, तो बस इसके बाद पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने कहा कि मैं इसके दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊँगी। कैसी बात करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का ही निकल आया है, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? अरे मुझे याद नहीं। इसने मोहल्ले की कुतिया की 3 पिल्लों की आँखें उसने ओक के दूध से फोड़ डाली थी। उसने क्या कहा कि मैं इससे दोबारा इलाज नहीं करवाऊँगी, क्योंकि इसने इलाहाबाद में कुछ इस तरह का कार्य किया था। ये बहुत दुष्ट लड़का है। उसने कुतिये के 3 जो हमारे मोहल्ले के कुतिये के बच्चे ब्याए थे, पिल्लों की आँखों में ओक के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। आँखें आक के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। इसने कहा दादी ने कहा बेटा तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था। उनमें से एक पिल्ला तूने अंधा था जो पाल लिया था। यह भी तुझे याद नहीं? मैं सचमुच ही सब कुछ भूल गया था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी और ज्यों ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, बचपन की वह दुखित स्मृति सहसा कल की सी घटना के रूप में स्पष्ट होकर आँखों के आगे आ गई। स्पष्ट होकर मेरी आँखों के आगे आ गई। मतलब उसने थोड़ी देर इस बात पर ध्यान दिया और उसको कुछ याद नहीं आ रहा, तो फिर अचानक उसे बचपन की यह दुखित स्मृति उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आंखों के सामने आ गई। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। उसने कहा इलाहाबाद में हमारे वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और एक घास का मैदान था, जहाँ मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। उसने कहा जहाँ मैं मंटू के साथ अक्सर खेला करता था। बाग की मेड़ के पास ओक का बहुत अधिक पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल में ओक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उसने तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। उन्होंने कहा दोनों लोग खेल रहे थे बाग मैदान, और जब वहाँ खेल रहे थे और उस ओक के पत्ते को तोड़ रहे थे, तो उनके वहाँ से तोड़ते समय उसके अध्यापक गुजरे। उन्होंने कहा इस आक के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे जो दूध निकलता है गाढ़ा गाढ़ा, उसको किसी भी व्यक्ति की आंखों में डालने से आंखें क्या हो जाती हैं? फूट जाती हैं, अर्थात व्यक्ति अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। वास्तव में ऐसा होता है यह देखने के लिए मंटू एक प्रयोग कर डाला था। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये सब जब बातें बताई उसके अध्यापक ने, तो वह सोच रहे थे ये कहीं गलत बात तो नहीं है, तो वो इस वजह से इसके प्रयोग करने के लिए मंटू ने एक कुत्ते को उसका दूध डाल दिया। प्रयोग करके देख रहा था कि इसकी आंखें फूट रही हैं या नहीं। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए। जो कोठी के पीछे, वकील साहब की कोठी के पीछे एक कुतिया ने 3 पिल्ले दिए थे, जिसमें से उसने जो कुतिया थी उसने सूखी टहनियों के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले वो इतने सुंदर थे, बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। ओक के दूध के भयंकर असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आग के पौधे के पास बैठा है और
और उसके घुटनों के दबा पिल्ला क्या क्या कर रहा है। तो दो पिल्ले पास ही कू कू करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर देखा तो हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। मतलब जब उसने अचानक देखा कि मैं और मतलब अक्सर भी लोग खेलते थे तो पिल्ले बहुत सुंदर थे। तो क्या हुआ, जब मैं और मंटू दोनों खेला करते थे आक के पत्तों के सामने, तो एक दिन जब वो स्कूल गया तो जब वो उसका मित्र स्कूल गया तो मंटू वहाँ पर आक के पत्तों के पास खेल रहा था। उसने पत्तों को तोड़ा और पौधों के पास बैठा हुआ था। उसके पैर पे दबे पिल्ले थे और दो पिल्ले वहीं पे कुकवा रहे थे, जिससे उसने एक एक मतलब पत्ते तोड़कर सभी की आँखों में क्या उसकी बूंद डाल रही दी। किसकी बूंद? आग के पत्ते की उसके अंदर बूंद डाल रही थी, जिससे कुत्ते वहीं पिल्ले वो इधर उधर भटक रहे थे। जब उसने मैंने उसको देखा, लेकिन उसने देखा, उसके दोस्त ने जाकर देखा तो बड़ा हैरान हुआ। मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा। जब उसने देखा कि ये पत्ते को तोड़ तोड़ कर उसका दूध डाल रहा है, तो यह तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा। और उसने कहा कि ये तुमने बेवकूफ़ क्या किया, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कह दिया। मंटू ने उसे पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आक का दूध भर दिया। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उसने क्या कहा, मंटू ने कहा मैंने इन तीनों, उसके दोस्त ने कहा कि तुमने ये क्या किया। उसने कहा मैंने इन तीनों की आंखों में आक का दूध भर दिया। अब देखते हैं ये अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिन बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मतलब कुछ दिन बाद उसकी आंखें बंद रहीं और कुछ दिन बाद उनकी आंखें तो मतलब खुल गई, लेकिन वह अंधे हो गए थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम इसके आगे आपको कल पढ़ाएंगे।